अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने अपना लेक्चर शुरू किया था। हमने टॉपिक शुरू किया था रेलिवेंट कॉस्टिंग के ऊपर। ठीक है, रेलिवेंट कॉस्टिंग में हमने पढ़ना शुरू किया था कि हमने वो कॉस्ट देखनी है जो रेलिवेंट है किस चीज़ के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। हम कोई फैसला करने जा रहे हैं और उसके लिए हमने देखनी है रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी। तो हमने कहा था, हमने आज खड़े होकर, जिस दिन हम खड़े होकर फैसला कर रहे हैं ना, हमने उससे अगली फ्यूचर के कैश फ्लोज देखने के, इसके बाद हमारी जेब से क्या जाएगा। पास्ट में हम जो खर्चा करके आ चुके हैं ना, संक कॉस्ट या पास्ट कॉस्ट हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होंगी। जो इस डिसीजन के करने की वजह से कॉस्ट इनकर होगी, हम उसको कहेंगे कि वो हमारी एक रेलिवेंट कॉस्ट होगी। तो वो एक हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। इसमें हमने पढ़ लिया था कि पास्ट कॉस्ट हमने कोई पहले की, फ्यूचर जो हमने पास्ट में कोई कॉस्ट कर दी है उसको संक कॉस्ट भी कहते हैं, डूब चुकी है, वो हमारी इररिलेवेंट कॉस्ट होती है, कमिटेड कॉस्ट। ठीक है, पहले से ही कमिटमेंट कर लिया तो इस डिसीजन की वजह से वो चेंज नहीं होगी, बेशक ये डिसीजन लें या ना लें, वो कॉस्ट तो चेंज होगी ही नहीं। तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी, इररिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। अपोर्शन कॉस्ट मतलब फिक्स्ड एसिड को किसी प्रोपोर्शन, आप सॉरी, फिक्स्ड एसिड को किसी एक, आप कह सकते हो रीजनेबल बेसिस के ऊपर, या फिक्स्ड एसिड, फिक्स्ड कॉस्ट को आप किसी रीजनेबल बेसिस के ऊपर या किसी प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर आप डिवाइड कर देते हो। किसके अंदर, जो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं उनके अंदर, और सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर। और प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट में डिवाइड करने के बाद आप उनकी रीअपोर्शनमेंट करते हो। रीअपोर्शनमेंट करने के बाद ओ यार आप एक रेट निकाल लेते हो। वो रेट आपको लग तो ऐसे रहा होता है कि जैसे वेरिएबल रेट है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो होगा, वरना वो रेट नहीं होगा। तो ये ऐसा सीन नहीं था। तो मैं हमने कहा था कि ये फिक्स्ड कॉस्ट को आप जो जबरदस्ती का पर यूनिट बना देते हो ना, एलोकेशन और अपोर्शनमेंट करने के बाद, तो अपोर्शन कॉस्ट भी आपकी क्या हो जाएगी, इरेलीवेंट, क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट ही होती है। उसको सुर्खी पाउडर लगा के जबरदस्ती हमने क्या किया होता है, वेरिएबल बनाया होता है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमने रेलिवेंट कॉस्ट होती है, जो इस डिसीजन करने की वजह से आई है कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट भी हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होती है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हमारी इरेलीवेंट कॉस्ट होती है। ठीक है। और उसके बाद अवॉइडेबल कॉस्ट, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, वो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होती है, क्योंकि इस डिसीजन करने की वजह से वो कॉस्ट आएंगी, वरना वो कॉस्ट नहीं आएंगी। उसके बाद नोशनल कॉस्ट हमने पढ़ ली थी, जो हमारी नॉन कैश कॉस्ट होती हैं, या ऐसी कॉस्ट जो हमारे बिहाफ पे कोई और बंदा कर रहा है। एक कॉस्ट लगनी थी और वो मेरा दोस्त कहता है या कोई और बंदा कहता है ये कॉस्ट मैं तुम्हारे बिहाफ पे कर दूंगा, तो भाई ये डिसीजन लो या ना लो, तो इस डिसीजन की वजह से वो कॉस्ट तुम तो नहीं बियर कर रहे ना। तो या नॉन कैश कॉस्ट, या तुम्हारे बिहाफ पे की जाने वाली किसी और की तरफ से कॉस्ट, वो नोशनल कॉस्ट होती है। ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे लिए इरेलीवेंट कॉस्ट होगी। उसके बाद जो कॉस्ट हम अवॉइड नहीं कर सकते वो भी हमारे लिए इरेलीवेंट कॉस्ट होगी। फिक्स्ड कॉस्ट तमाम हमारे लिए इरेलीवेंट कॉस्ट होंगी। हाँ, अगर कोई इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है, ये डिसीजन की वजह से इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट आ रही है, तो वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी। ठीक है, और तमाम वेरिएबल कॉस्ट हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होंगी। अब हमारा एक लास्ट कॉस्ट रह गई है पढ़ने वाली, वो पढ़ के हम रेलिवेंट कॉस्टिंग को बाकायदा से शुरू करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास है एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। मेरे पास ना एक प्लॉट है, मैंने एक एग्जांपल दी थी, मेरे पास एक प्लॉट है, मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं ना इस प्लॉट के ऊपर खर्चा करूं, यहाँ पे लाइट वगैरह लगाऊं, ठीक है, यहाँ पे एक गार्ड बिठाऊं, इसकी कटाई शटाई करूं, यानी इसको मेंटेन करूं, और इसको मेंटेन करने के बाद ना मैं इसको एक एकेडमी वालों को दे दूं। ठीक है। ऑप्शन नंबर वन है कि मैं ये सब कुछ करने के बाद ना ये सारी कॉस्ट, मैं इमेजिन करता हूँ कि ये सारी कॉस्ट लगाने के लिए मुझे 100 रुपये लगाना पड़ेगा। ये सारी कॉस्ट लगाने के लिए मुझे 100 रुपये लगाना पड़ेगा। ऑप्शन वन, मैं इनको अकेडमी वालों को दे दूँ। ठीक है, ये आगे ऑप्शन नंबर वन हमारे पास। ऑप्शन नंबर टू है कि इसी प्लाट को ना हम क्या करें, इसी प्लाट को हम अकेडमी वालों को ना दें, हम शादी हाल वालों को दे दें। हम शादी हाल वालों को दे दें। तब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे शादी हाल वालों को अगर मैं दूं ना, तो लाइटनिंग, गार्ड, मेंटेनेंस वो सब कुछ खुद करवाएंगे। बस मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करवानी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन करवा के, चार दीवारी करवा के, मुझे प्लस्तर श्लस्तर करवा के इनको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा मुझे
कोई इसके ऊपर डेकोरेशन की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, इसको डेकोरेट करके शादी हाल वालों को देना पड़ेगा, तो वो अंदाजन ये लगेगी 150 रुपये। तो अब ये मेरी मर्जी है स्टैंडर्ड, तो ये मेरी मर्जी है कि भाई मैं चाहे ये वाला फैसला ले लूँ, चाहे ये वाला फैसला ले लूँ, मैं इसको अकेडमी को दे दूँ या इसको मैं शादी हाल वालों को दे दूँ। तो उसमें कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है कि भाई आप शादी हाल वालों को ही दो और आप इसको ही ना दो। तो हमारे लिए रेलिवेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या। अब यहाँ पे एक चीज है, उसके दो मुख्तलिफ अल्टरनेटिव यूज है, ठीक है। या तो हम ऑप्शन ए सेलेक्ट कर सकते हैं या ऑप्शन टू, यानी ऑप्शन वन सेलेक्ट कर सकते हैं या तो हम ऑप्शन टू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ऑप्शन वन सेलेक्ट करते हैं ना, तो हम ऑप्शन टू सेलेक्ट नहीं कर रहे। तो अगर हम एक ऑप्शन सेलेक्ट करें और दूसरे ऑप्शन को ना सेलेक्ट करें, तो जो दूसरा ऑप्शन है ये इसका सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव है। सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव है। सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव का मतलब ये है कि अगर हमने इसको एकेडमी को ना देना, एकेडमी पे ना दें, तो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन ये है कि आप इसको शादी हाल वालों को दे दो, या फिर आप यूं कह लो कि हमने इसको शादी हाल वालों को दे दिया, और अगर हम इसको शादी हाल वालों को ना देते तो इससे बेस्ट ऑप्शन ये था कि हम इसको दे देते एकेडमी वालों को। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन ये होगी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव बिकॉज ऑफ वन पार्टिकुलर डिसीजन। तो cost of second best alternative because of फर्स्ट पार्टिकुलर डिसीजन। हमने एक पर्टिकुलर डिसीजन कर लिया कि भाई हमने ये शादी हाल वालों को देना है। तो जो हमने कॉस्ट हमने नहीं, ये जो हमारी कॉस्ट है सेकंड बेस्ट ऑप्शन, तो ये हमने नहीं कमाए, ये कॉस्ट हमारी नहीं लगी, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा रेलिवेंट कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी क्या होती है, एक रेलिवेंट कॉस्ट होती है। तो हमें यहाँ से पता लगा कि हमने अपनी डेफिनेशन याद रख लेनी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है हमारी, इज द कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव विच वी लूज बिकॉज ऑफ वन पार्टिकुलर डिसीजन। कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव विच वी लूज, इसके साथ यहाँ लिख लो, जिसको हम लूज कर देते हैं। ये हमने खो दी, कोई चीज आपका फॉर एग्जाम्पल नुकसान हो जाए आपका, तो आप उसको क्या करते हैं, नुकसान का मतलब क्या होता है, खर्चा। तो आपके पास ये एक सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव था, इसको अगर आपने नहीं चूज किया, तो ये अब आपकी क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो एक ऑप्शन, अगर मैं कहूँ कि ऑप्शन है एक फॉर एग्जांपल, आप ऑप्शन एक्स को सिलेक्ट करो या ऑप्शन वाई को सिलेक्ट करो, ठीक है। ऑप्शन एक्स को सिलेक्ट करोगे तो आपकी कॉस्ट आएगी 500 रुपया, और अगर आप ऑप्शन वाई को सिलेक्ट करोगे तो आपकी कॉस्ट आएगी 650। एज्यूम, अगर आप ऑप्शन एक्स को सिलेक्ट करते हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव की 650 आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अगर आप ऑप्शन वाई को सिलेक्ट करते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, ऑप्शन एक्स की कॉस्ट। तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव अगर किसी चीज का अवेलेबल हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये उसकी अल्टरनेटिव की क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, ऑप्शन एक्स की 500 है और ऑप्शन वाई की 650 है। जी ये कोई भी कॉस्ट हो सकती है। हमने कहा कि एक, यही जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि मैंने यहाँ पे इतना खर्चा करके इसको अकेडमी वालों को दे दूं, या इतना खर्चा करके शादी हाल वालों को दे दूं, ठीक है। अगर मैंने इनको शादी हाल वालों को दे दिया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी कि इसका सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था, इस ग्राउंड का सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन ये था कि मैं इसको अकेडमी वालों को दे देता। तो ये मैंने एक ऐसा ऑप्शन है जिसको लूज कर दिया, फोर गो कर दिया। तो ऐसा ऑप्शन जिसको आप फोरगो कर दो, लूज कर दो बिकॉज ऑफ वन पार्टिकुलर डिसीजन, किसी एक फैसले की वजह से, और वो फैसला क्या था, इसको शादी हाल वालों को दे दिया, तो वो आपकी हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम इसको दूसरी जुबानों में ये भी कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो बेनिफिट है जो हमने गिवन अप कर दिया बिकॉज ऑफ चूजिंग वन वन पार्टिकुलर डिसीजन। वन पार्टिकुलर चीज हमने सिलेक्ट की है, उसकी वजह से ये एक बेनिफिट, ठीक है। इसको 100 रुपए की कॉस्ट लगाने के बाद हम इसको 150 200 रुपए का इनकम के ऊपर चढ़ा सकते थे, मतलब 200 रेंट के ऊपर चढ़ा सकते थे। तो हमने ये 100 की कॉस्ट क्या कर दी, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को हमने क्या कर दिया, फोरगो कर दी। अब यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये ड्रा हुआ। अच्छा, अब हम इस चीज के ना दो ही इस्तेमाल है, ये नहीं कि हम इसको शादी हाल वालों को भी दे दें और हम इसको एकेडमी वालों को भी दे दें। शादी हाल वालों को दिन में दे दें और एकेडमी वालों को शाम में दे दें। तो अगर एक ऑप्शन, एक चीज के दो ही इस्तेमाल हो, ठीक है।
इस ग्राउंड को हम दो ही चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस पे शादी हाल बना लें या इसको अकेडमी के लिए दे दें। तो अगर हमने इसको शादी हाल पे दिया तो हमारी जो कॉस्ट होगी ना, हम जो रेलिवेंट कॉस्ट होगी हमारे लिए, वो ये होगी कि हमने 100 रुपया फोर गो कर दिया, यानी अब 100 रुपया हमारी कॉस्ट नहीं लगेगी। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन ड्रा किया, और वो ये है कि ये जब सवालों में आएगा ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये असल में है क्या। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इज ओनली एप्लीकेबल टू स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स ऐसे रिसोर्स जिसका एक या दो इस्तेमाल हो, उससे ज्यादा इस्तेमाल ना हो। स्केर्स यानी लिमिटेड रिसोर्स हो। स्केर्स का उर्दू में मतलब, इंग्लिश में आसान मतलब है लिमिटेड रिसोर्स, ज्यादा इस्तेमाल ना हो एक चीज का। अच्छा, इसका क्या मतलब है? वेयर रिसोर्सेज आर नॉट स्केर्स, जहाँ पे वेयर रिसोर्सेज आर नॉट स्केर्स, तो वहां पे नो सेक्रीफाइस, कोई सेक्रीफाइस हम कर ही नहीं रहे होंगे, तो हमने कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं। देयर विल बी नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओसी का मतलब क्या? देयर विल बी नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पता लगा कि अगर एक चीज के दो इस्तेमाल आते हैं तो आपने उसमें से एक इस्तेमाल कर लिया, एक जगह एक बेस्ट अल्टरनेटिव एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो उसका जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन है तो वो उसकी क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर उस चीज का कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है ही नहीं, अब हमारे पास एक चीज है उसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है ही नहीं, इस ग्राउंड को हम सिर्फ शादी हाल वालों को ही दे सकते हैं, इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है ही नहीं, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ही सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव बेनिफिट फॉरगोन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात? जी जी। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट निकालना। तो ये कुछ केसेस हैं, ये केसेस आपने एज इट इज याद रखने हैं। याद रखोगे तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, अगर याद नहीं रखोगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी इन केसेस को याद करने, सवालों को हल करने में। तो समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ आए तो फिर इसको याद कर लेना ज़रूर। तो हमारे पास ये केस नंबर 1 है। तो केस नंबर 1 हम शुरू करते हैं। केस नंबर 1 ये है कि मटेरियल, ये सारे केस हम किस चीज़ के पढ़ रहे हैं, याद रखना, मटेरियल के। कि मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट कैसे निकालते हैं। सर जी पीडीएफ बाद में शेयर कर देना, मैं नोट कर लूंगा। ये सब कुछ नोटेड है, आपने सिर्फ समझना है आंखें खोल के। ये सब कुछ आपको नोटेड फॉर्म में मिल जाएगा, आपने सिर्फ यहाँ पे ध्यान दे के अच्छे तरीके से बात को समझना है। ठीक है। अच्छा, जो हमें मटेरियल चाहिए ना, मटेरियल जो हमें चाहिए, केस नंबर 1, एक आया हमारे पास ऑर्डर के, ये आपने ना हमें बेंच बना के देना है, स्टूल या बेंच बना के देना है या टेबल बना के देना है। चलो, इस टेबल को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए ना, अब हम डिसीजन कर रहे हैं कि ये टेबल बनाएं, आया ये टेबल बनाएं या ये टेबल ना बनाएं। तो जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है ना, वो उसकी दो सूरत हाल हो सकती है। ये जो मटेरियल हमें चाहिए, यानी लकड़ी जो हमें चाहिए, ये हमारे पास स्टॉक में नहीं है। मतलब जो हमारा वेयर हाउस है, स्टोर हाउस है, वहां पे ये लकड़ी पड़ी ही नहीं है, तो नॉट इन स्टॉक। अगर ये स्टॉक के अंदर नहीं है तो क्या करेंगे? बाहर से जाएंगे, लकड़ी खरीद के ले आएंगे। तो हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल बाइंग करेंगे, मतलब बाहर से जाके वो लकड़ी खरीद लाएंगे। तो हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? हम कहेंगे
रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है जो आपने बाहर से खरीदोगे, कितने की खरीदोगे भाई साहब, आपको 100 रुपए की मिली है तो रेलिवेंट कॉस्ट 100, 50 की मिली है, 80 की मिली है, 90 की मिली है, या इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, या मार्केट करंट मार्केट प्राइस, क्या अगर इसको मार्केट में जाके खरीद लो, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, रेलिवेंट कॉस्ट। तो कोई पूछे कि अब आप यहाँ पे आपको रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, तो आप कहोगे मटेरियल के केस में सबसे पहले ये देखो जो आपको मटेरियल चाहिए वो आपके स्टॉक के अंदर है या नहीं है, तो जवाब आया आपके स्टॉक के अंदर नहीं है। स्टॉक के अंदर अगर वो मटेरियल नहीं है तो आप क्या करोगे भाई, बाहर से जाके खरीद लो वो मटेरियल जो आपके स्टॉक के अंदर नहीं पड़ा हुआ। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी कि जितने का वो मटेरियल आपको बाहर से मिला, उसको बाहर से मिलेगा, उसको कह दो करंट मार्केट प्राइस के मार्केटिंग से कितने का मिला, या उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मार्केट प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब एक ही है। केस नंबर 2। केस नंबर 2 है जो आपको मटेरियल रिक्वायर है ना, वो इन स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है। जब वो स्टॉक के अंदर मटेरियल पड़ा हुआ है तो भाई ये आपने टेबल बना के देना है। तो टेबल बना के देने के लिए लकड़ी आपको चाहिए और वो आपके स्टोर रूम में पड़ी हुई है। तो जब स्टॉक के अंदर पड़ी हुई है तो उसके दो आगे ऑप्शन होंगे कि वो जो आपके पास लकड़ी पड़ी है वो रेगुलरली कंपनी यूज करती है, रेगुलरली यूज्ड बाय कंपनी, वो लकड़ी कंपनी रेगुलरली यूज करती है, या नॉट रेगुलरली यूज्ड बाय कंपनी, कंपनी उसको रेगुलरली यूज करती होगी। अगर तो कंपनी उसको रेगुलरली यूज करती है और हमें वो लकड़ी चाहिए, तो भाई हम क्या करेंगे, हम मार्केट से बार बार खरीदते होंगे, हमारे रेगुलर यूज की लकड़ी है, हम वहां से वो लकड़ी उठा लेंगे। और जब हम वो लकड़ी उठा लेंगे तो उसकी जगह हमें कोई लकड़ी रखनी भी पड़ेगी, क्योंकि हमारे बिजनेस ने और भी तो चीजें बना के देनी है ना। तो जब हम वो लकड़ी उठा के यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे तो यहाँ पे भी लकड़ी रख के देनी पड़ेगी, तो वो लकड़ी जो रख के देंगे वो मार्केट से खरीद के लानी पड़ेगी। तो मार्केट से तो खरीद के लाते हैं हम करंट मार्केट प्राइस के ऊपर या रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर। तो करंट मार्केट प्राइस, अगर इन स्टॉक है तो हम खरीद क्यों रहे हैं बाहर, इन स्टॉक है तो हमारे स्टोर रूम में पड़ी होगी। दोबारा बोलो क्वेश्चन, आपकी आवाज कट गई थी। सर जी अगर मटेरियल इन स्टॉक है हमारे पास पड़ा हुआ है तो हम बाहर से क्यों खरीद रहे हैं। हम बाहर से नहीं खरीद रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें एक नया ऑर्डर आया, हमारी फैक्ट्री में ऑर्डर चल रहे थे काफी सारे, ठीक है, वो ऑर्डर, उन ऑर्डरों के लिए ना जो पुराने ऑर्डर थे उनके लिए हमने लकड़ी मंगवा के रखी थी, रेगुलरली यूज हो रही थी हमारी फैक्ट्री में। हमारी फैक्ट्री में धड़ाधड़ टेबल बन रहे थे और उनके लिए लकड़ी हमने मंगवा के रखी हुई थी। अब एक नया ऑर्डर आ गया और उस नए ऑर्डर की हम कॉस्ट निकाल रहे हैं कि ये नया ऑर्डर हम अपने क्लाइंट को कितने का बना के देंगे, ये टेबल कितने का बना के देंगे। तो हमने कहा इस टेबल को बनाने के लिए लकड़ी चाहिए होगी, और लकड़ी जो चाहिए होगी अपने स्टोर रूम में आवाज दे के पूछा वो लकड़ी स्टोर रूम में पड़ी है, तो उसने कहा जी स्टोर रूम के अंदर पड़ी है, क्योंकि वो रेगुलरली कंपनी यूज करती है, ठीक है, रेगुलरली यूज करती है कंपनी। तो हमने कहा अगर हमने स्टोर रूम से उठा ली ये लकड़ी, तो ये लकड़ी किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होनी थी ऑब्वियसली, इसीलिए तो वो स्टोर रूम में पड़ी हुई है। स्टोर रूम में हम सजा के तो नहीं रखते चीजों को कि लकड़ी प्यारी लगती है इसलिए स्टोर रूम में सजा के रख लो। नहीं, स्टोर रूम में पड़ी है तो इसका मतलब ये है कि कोई एक और ऑर्डर आया होगा और वो लकड़ी उस ऑर्डर में इस्तेमाल होनी होगी। तो अगर हमने ये लकड़ी यहाँ से उठा ली और वो इस ऑर्डर में इस्तेमाल ना हुई, तो उस हमें बाहर से खरीद के देनी पड़ेगी लकड़ी उस ऑर्डर के लिए। तो बाहर से जो खरीद के देंगे वो क्या हो जाएगी, हमारी रेलिवेंट कॉस्ट। हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि भाई अगर हमने ये लकड़ी इसके अंदर इस्तेमाल कर ली तो फिर हमें बाहर से यहाँ पे लकड़ी खरीद के देनी पड़ेगी। तो हमने कहा था कि इस डिसीजन की वजह से जो कॉस्ट पड़े वो रेलिवेंट कॉस्ट। समझ आई? जी जी। तो ये होगी हमारी रेलिवेंट कॉस्ट।
फिर जो लकड़ी पड़ी है वरना वो हमारे स्टॉक के अंदर तो है पड़ी, लेकिन कंपनी उसको रेगुलरली यूज नहीं करती। कभी एक ऑर्डर आया था और उस ऑर्डर को हमने पूरा किया था, लेकिन उसमें से कुछ लकड़ी बच गई थी, और उस लकड़ी जो बच गई थी ना, उस लकड़ी को हमने, वो पड़ी हुई है हमारे स्टोर के अंदर, हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में नहीं आती ये लकड़ी। ठीक है। तो हमने कहा फिर तुम इसका क्या करने वाले थे अगर ये लकड़ी तुम्हारे पास पड़ी है, तुम इसको रेगुलरली यूज नहीं करते। उसने कहा हम इसको स्क्रैप करने वाले थे, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, हम इसको बेचने वाले थे, बस हमारा यही पड़ा था कि भाई ये एक ऑर्डर आया था, ऑर्डर पे हमने इस्तेमाल किया, जितना माल बच गया अभी इसको किसी ने खरीदना तो है नहीं, इसको स्क्रैप कर दो, मतलब ऐसे जितने दामों में बिकती है बेच दो। तो हमारे लिए स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाएगी, रेलिवेंट कॉस्ट। कि अगर ये लकड़ी हमने यहाँ इस्तेमाल कर ली तो हम इसको बेचने वाले थे, अब हम इसको बेचेंगे नहीं तो हमारे पास स्क्रैप में जो वैल्यू आनी थी वो मिलेगी नहीं, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेलिवेंट कॉस्ट। समझ आती है बात। मतलब ये अगर हम रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करते तो फिर स्क्रैप वैल्यू क्या हिसाब है? मेरी ना पूरी डिस्कशन को सुना करो। हमें मटेरियल चाहिए, ठीक है, जो मटेरियल हमें चाहिए ना, ये टेबल बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, उसने हमसे आके पूछा सर आप ये टेबल मुझे कितने का बना के दोगे। मैंने दिमाग में सोचना शुरू किया, मैंने कहा यार इस टेबल को बनाने के लिए ना लकड़ी चाहिए होगी, और मैंने दिमाग में सोचा कि ये लकड़ी मेरे स्टॉक के अंदर पड़ी है या नहीं पड़ी। मुझे याद आया मेरे स्टोर रूम के अंदर पड़ी है, और इसी तरह की लकड़ी मैं इस्तेमाल करता हूँ दूसरे टेबल बनाने के लिए। तो इसी तरह की लकड़ी मैं इस्तेमाल करता हूँ दूसरे टेबल बनाने के लिए। अगर मैंने अपने स्टोर रूम से ये लकड़ी उठा ली, तो जो दूसरे टेबल बनाने के लिए मैंने ऑर्डर पकड़े हुए हैं पहले से, तो उन ऑर्डर में भी तो लकड़ी इस्तेमाल होगी, तो मुझे बाहर से खरीद के लानी पड़ेगी लकड़ी, तो मुझे वो कॉस्ट पड़ेगी। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने यहाँ पे अगर ये लकड़ी इस्तेमाल कर ली तो मुझे बाहर से खरीद के ला के देनी पड़ेगी लकड़ी मजीद। तो मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, जो बाहर से खरीद के ला के देनी पड़ेगी वो, क्योंकि मैं जब इसको इसमें इस्तेमाल कर लूंगा तो वहां पे इस्तेमाल तो नहीं कर पाऊंगा ना। फिर फिर मेरे पास दूसरा, मैंने कहा ये जो मटेरियल मुझे चाहिए टेबल बनाने के लिए वो मेरे स्टॉक में तो पड़ा है, लेकिन स्टॉक में इसलिए पड़ा है कि भाई कभी ऐसा हुआ था कि 4-5 साल पहले मुझे बिल्कुल ऐसी टेबल का ऑर्डर आया था, तो मैंने स्पेशल किस्म की जो है ना चिनार की लकड़ी मंगवाई थी, चिनार की लकड़ी। ये चिनार की लकड़ी है स्पेशल किस्म की, उसका मैंने टेबल बना के दे दिया था। उस चिनार की लकड़ी में से दो फट्टे बच गए थे, ठीक है, दो फट्टे बच गए थे, और वो दो फटे मेरे स्टोर रूम के अंदर पड़े हैं। अगर ये ऑर्डर ना आता ना टेबल का, तो भाई मैं उसको बेचने वाला था, स्क्रैप में उसको निकालने वाला था मैं। अगर ये ऑर्डर टेबल का ना आता ना तो मैं उसको स्क्रैप कर देता, मतलब उसको ये जो कहते हैं तीन डब्बे वाले को बेच देता, उस लकड़ी को तीन डब्बे वाले को बेच देता। तो भाई अब अगर मैंने इस लकड़ी को इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, यहाँ पे, तो भाई ये अब मुझे ये कॉस्ट कितने की पड़ रही है भाई, वही स्क्रैप वैल्यू की, मेरी स्क्रैप में बिकती 10 रुपए की, तो मुझे कॉस्ट कितने की कर रही है ये लकड़ी, 10 रुपए की। यहाँ मुझे कितने की कॉस्ट करी थी, मुझे अगर मार्केट से बाहर से खरीद के लानी पड़ती 100 रुपए की, तो मैं कहता मुझे 100 रुपए की कॉस्ट पड़ेगी। अब मुझे यहाँ पे अगर 10 रुपए में बिक मिल रहे थे, तो मैं कहूंगा मुझे 10 रुपए कॉस्ट करेगी ये यहाँ पे, क्योंकि बिग की मार्केट में 10 रुपए की सकती है। सही सही। बस आपने याद रखना है कि अल्टरनेटिव यूज है, सॉरी अल्टरनेटिव यूज कह रहा हूँ, रेगुलरली यूज करती है कंपनी के, नहीं करती। अगर नहीं करती तो जो स्क्रैप वैल्यू है वो आपकी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। बस अगर ये पूरी कहानी फिर नहीं समझ आई तो। केस नंबर 3, जो आपको मटेरियल रिक्वायर है ना, इस टेबल बनाने के लिए जो आपको मटेरियल रिक्वायर है, अब आप समझ लो आप टेबल नहीं बना रहे, अब आपने बना के देना है कोई
आपने ना आपने कोई केमिकल बना के देना, ठीक है। इस केमिकल को बनाने के लिए ना इसके अंदर डिफरेंट तरह के केमिकल्स मिलेंगे, मतलब Na2 H2SO4, ठीक है ना। तो ये याद है NaCl। सर जी मुझे तो एक ही फार्मूला आता था, वो पानी का H2O। हाँ, इसके अंदर ना हमें केमिकल मिलाने पड़ेंगे। H2O पानी मिलाना पड़ेगा, प्लस NaCl सोडियम डाइऑक्साइड मिलाना पड़ेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना पड़ेगा, और Na2 मिलाना पड़ेगा, ठीक है। ये Na2 अमोनिया को कहते हैं। तो हमें ये डिफरेंट किस्म के इसके अंदर अमोनिया गैस मिलानी पड़ेगी, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना पड़ेगा। इसके अंदर हमें NaCl सोडियम डाइऑक्साइड मिलाना पड़ेगा। ये केमिकल के नाम है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस। वाटर मिलाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस हमें इसके अंदर एक और केमिकल मिलाना पड़ेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सारे एसिड हमें मिलाने पड़ेंगे, फिर जाके ना हमें एक केमिकल बना सकते हैं। और हमने ये केमिकल बना के देना है। अब इस केमिकल को हमने बना के देना है ना, तो इस केमिकल को बनाने के लिए ना, इस केमिकल को बनाने के लिए ना, ये जो भाई बैठा ना H2SO4 और ये HCl, ये दो एसिड है। ये बहुत मशहूर एसिड है। किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को, और HCl को, ठीक है। इनकी पीएच वैल्यू बहुत ऊपर होती है। तो ये तो हमारी केमिस्ट्री की बातें थी, केमिस्ट्री की प्यारी प्यारी यादें थी। तो इनको कहते हैं किंग ऑफ एसिड्स। ये इतने खतरनाक एसिड होते हैं, अगर किसी के हाथ पे गिर जाए तो उसका हाथ वहीं गल जाएगा। तो अब ये केमिकल बनाने के लिए ये जो दो केमिकल्स है ना, ये चाहिए हमें। तो ये बाकी ये केमिकल्स भी चाहिए, लेकिन ये जो दो केमिकल्स है ना, बड़े खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक है। तो जो हमें मटेरियल रिक्वायर है ना, उस उसकी स्क्रैप वैल्यू कोई नहीं है। भाई इसको हम बेच नहीं सकते, ये टीन डब्बे में नहीं बिकता होता, सल्फ्यूरिक एसिड और HCl। और वो हार्मफुल मटेरियल है। जो हमें मटेरियल रिक्वायर है वो हार्मफुल मटेरियल है, मतलब नुकसानदेह है बहुत। जैसे कि मैं कह सकता हूँ, जस्ट लाइक हमारे पास HCl पड़ा है, जो ये क्या है, एसिड है। प्लस H2SO4 भी जो पड़ा है वो एक एसिड है। इसी तरीके में हमारे पास कोई बेसिस पड़ी हो सकती है, मतलब एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। तो भाई जो हमें केमिकल बना के देना है ना, जो चीज़ हमने बना के देनी है केमिकल, उसको बनाने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर है ना, उसकी स्क्रैप वैल्यू तो कोई नहीं है पहले नंबर पे, और वो हार्मफुल मटेरियल है। तो रेलिवेंट कॉस्ट कैसे निकलेगी? हमने कहना है, पहले हमने ये देखना है कि वो हमारे स्टॉक के अंदर है। हाँ भाई, वो हमारे स्टॉक के अंदर है पड़ा। H2SO4 HCl पड़ा हुआ है हमारे स्टॉक के अंदर। और नॉट रेगुलरली यूज, कंपनी इसको रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करती, ये केमिकल हर कोई नहीं बनवाता हमसे। और ये नॉट रेगुलरली यूज बाय कंपनी। तो हमने कहा कि भाई तुम क्या करने वाले थे, हमने कहा अगर ये इसकी स्क्रैप वैल्यू थी नहीं, HCl और H2SO4 की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं थी, मतलब हम इसको मार्केट में बेच ही नहीं सकते थे। कोई खरीदता ही नहीं है मार्केट में, ये इतने खतरनाक केमिकल है। गवर्नमेंट ने इनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है कि जिसने ये बेचे हम उसको पकड़ लेंगे। तो हमने कहा कि यार तुम क्या करने वाले थे, अगर तुम्हें ये केमिकल बनाने का ऑर्डर ना आता तो तुम क्या करते। तो हमने कहा क्या करते, इसको जाके गटर में फेंक देते हम। बस इस H2SO4 को गटर में फेंक देते, इसको भी गटर में फेंक देते। तो बहुत केमिकल बहुत खतरनाक है। तो हमने कहा अच्छा, अब अगर तुम्हें ये ऑर्डर मिल गया ना, तो तुम इसको गटर में नहीं फेंकोगे। तो उसने कहा हाँ, हमें गटर में फेंकने के लिए ऐसे थोड़ी फेंकना था कि हम इसको टब में डालकर गटर में फेंक देंगे। इसको गटर में फेंकने के लिए हमें अमेरिका से सिलेंडर मंगवाना पड़ना था, और उस सिलेंडर में डाल के एक स्पेशल बंदा आता, उस बंदे को एक सूट पहनाते हम, और वो ग्लव्स पहनता, फिर इन एसिड्स को उठाता उस सिलेंडर में डालता, और वो सिलेंडर जाके फिर हम नहर के अंदर बहुत तरीके के साथ फेंकते। हमने कहा यार तुम्हारा तो बड़ा खर्चा हो जाता।
ठीक है, डिस्पोजल करने के लिए तुम्हें बहुत खर्चा करना पड़ता है। उसने कहा यार 1 लाख रुपए का खर्चा हो जाता हमारा, शुक्र है ये केमिकल बनाने का ऑर्डर आ गया। हमने कहा अच्छा, अब अगर तुमने ये केमिकल बनाया तो तुम्हें जो डिस्पोजल कॉस्ट पड़ने वाली थी ना, वो नहीं पड़ेगी। अब तुम्हारी डिस्पोजल की सेविंग होगी। तो तुम्हारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? डिस्पोजल की सेविंग। कि भाई तुम एक खर्चा करने वाले थे, अब अगर वो तुम्हारा खर्चा नहीं हुआ, तो खर्चे का ना होना तुम्हारी सेविंग, और वो तुम्हारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट होगी। तो तुम क्या कहोगे कि भाई ये क्या स्क्रैप वैल्यू पे नहीं हो सकता। स्क्रैप वैल्यू है नहीं ना। स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये है कि मार्केट में बिक ही नहीं सकता ये भाई। ऊपर ऊपर सिनेरियो था कि उसकी स्क्रैप वैल्यू थी, वो मार्केट में बिक सकता था। ये मार्केट में बिक ही नहीं सकता, इसको उल्टा जाके कहीं हार्मफुल है इतना कि उसको हमें पैसे लगा के डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। तो अगर हमने इसको किसी और केमिकल के बनाने में इस्तेमाल कर लिया, तो हमें पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। तो पैसे नहीं लगा रहे तो डिस्पोजल सेविंग हो रही होगी, और वो हमारी यहाँ पे रेलिवेंट कॉस्ट होगी। तो मैं इधर एग्जांपल बनाता हूँ, पता कैसे? हम कहेंगे, कोई हमसे पूछेगा सर ये केमिकल कितने का बना के दोगे आप मुझे? तो आप बैठ के सोचोगे कि यार ये केमिकल बनाने के लिए ना Na2 अमोनिया यूज होगा। अमोनिया मैं मार्केट से खरीद के लाऊंगा, मुझे 20 रुपए की मिलेगी, ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं अमोनिया ले लिया मैंने, मुझे NaCl नमक चाहिए होगा। ठीक है, मैं नमक अगर खरीद के लेके आऊंगा ना, मैं ऐसे लिखता हूँ इस केमिकल का, आप आइडिया लगा रहे हो बैठ के, केमिकल की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। कौन सी कॉस्ट? जो रेलिवेंट है। आप कहोगे सर मुझे ना बाहर से Na2 अमोनिया खरीद के लानी पड़नी थी, तो मेरा ख्याल से 20 की अमोनिया खरीद के लेके आऊंगा, प्लस ये जो NaCl है ना, Na2 वाला करे अमोनिया ही हो, पता नहीं Na2 अमोनिया को कह देते कि NH4 अमोनिया को कह देते हैं, अब मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है। अच्छा, NaCl तो हम उसको साल्ट को कहते थे। अच्छा, सोडियम क्लोराइड। तो हमें ये NaCl चाहिए होगा, ये बाहर से ना 10 रुपए का मिल जाएगा। और ना उसके अलावा मुझे ना H2O पानी चाहिए होगा, पानी की तो कोई कॉस्ट नहीं, पानी मैं यहीं से ले लूंगा। अच्छे वाला पानी चाहिए होगा, 2 रुपए का मिल जाएगा यार, कोई बात नहीं। तो अब दो चीजें ना, फिर मुझे याद आया कि यार इसमें दो चीजें और डलनी है, एक भाई HCl डलना है ये केमिकल बनाने के लिए, और H2SO4 भी डलना है। ठीक है, मैंने कहा यार ये इन दोनों को तो मैं बाहर फेंकने वाला था, और इन दोनों को फेंकने के लिए ना मेरा 1 लाख रुपए का खर्चा होना था। अब अगर मेरा 1 लाख का खर्चा नहीं होना, और इस बंदे को मैंने केमिकल बना के देना है, तो भाई ये 1 लाख रुपया तो मैं इससे लूंगा ना। अब मेरा ये 1 लाख का खर्चा होना ही नहीं, मतलब 50,000 इसके ऊपर होना था, और 50,000 इस पे होना था। तो मैं कहूंगा भाईजान ये आपको 20, इसको 50 की जगह ना 5-5 कर लो, ताकि ठीक लगे। कि इसको बाहर बेचना ना, तो मैं 10 रुपए का खर्चा होना था, मैं इसको डिस्पोज करना था मैंने 30-32, और मैं कहूंगा ये 42 रुपए की तो मुझे कॉस्ट पड़ रही है। कैसे कॉस्ट पड़ रही है? सर अगर ये बंदा अभी ऑर्डर कैंसिल कर दे, ये बंदा अभी ऑर्डर कैंसिल कर दे, ठीक है, तो ये मुझे जो अमोनिया मैं खरीद के लाया हूँ बाहर से, तो 20 रुपए का पड़ गया मुझे। NaCl जो मैं बाहर से खरीद के लेके आया हूँ अपने पास रख लिया मैंने, ये मुझे 10 रुपए का पड़ गया। पानी मुझे 2 रुपए का पड़ गया। फिर ये जो HCl मेरे पास पड़ा हुआ है, और H2SO4, इसको मुझे जाया करना पड़ेगा अगर उस बंदे ने ऑर्डर ना लिया मेरे से तो। ठीक है, ये कॉस्ट मुझे पड़ेगी। तो मुझे टोटल कॉस्ट 42 रुपये पड़ जाएगी। मैं अब इसके अंदर डालूंगा अपना मार्जिन या मार्कअप, मैं कहूंगा कि भाई 42 रुपए की तो मुझे पड़ी है, मैं इसके ऊपर 8 रुपए कमाऊंगा। मैं कहूंगा अच्छा भाई अगर तुमने ये केमिकल बनवाना ना, तो तुम्हारी सेल प्राइस तुम्हें 40 रुपए का 50 का बना के दूंगा। वो कहेगा ठीक है यार, अगर 50 का बना के देते तो चलो ठीक है, मैं बनवा लेता हूँ। तो ये है रेलिवेंट कॉस्टिंग की एप्लीकेशन। समझ आई? समझ आई है तो बता दो। आ गई है सर जी। अच्छा, नहीं भी समझ आई ना, तो याद रख लेना कि मटेरियल जो आपको रिक्वायर है उसकी अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं है, और वो हार्मफुल है, और हमारे स्टॉक में पड़ा है, और कंपनी उसको रेगुलरली यूज नहीं करती, तो डिस्पोजल की जो सेविंग है वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी। ये सारी बातों के बाद भी मैंने कहा था कि ये चीजें समझ आते हैं तो ठीक है, नहीं समझ आए तो रेलिवेंट कॉस्ट याद कर लेना कौन सी है। अच्छा, इसका मटेरियल का ना केस नंबर 4 रहता है। मैं वो केस नंबर 4 आज नहीं करवाऊंगा, वो केस नंबर 4 करवाऊंगा कल।
ठीक है, तो इसका केस नंबर 4 पेंडिंग है। तो आज हम लेबर का केस देखते हैं, लेबर के केस, फिर बाकी केस के ऊपर हम एक सवाल करते हैं और फिर आज की क्लास को ऑफ करते हैं। लेबर की रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? तो मटेरियल की जो रेलिवेंट कॉस्ट है ना, उसको एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं। जो मटेरियल है, देखो जल्दी जल्दी से भाई, मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट ये होगी, पहले आपने अपने आप से पूछना है कि वो आपके स्टॉक में पड़ा हुआ ही नहीं है। मटेरियल जो आपको चाहिए, मटेरियल अपने आप से पूछना है कि जो आपको मटेरियल चाहिए वो आपके स्टॉक में नहीं पड़ा। स्टॉक में नहीं पड़ा तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल बाइंग करनी पड़ेगी, बाहर से खरीद के लाना पड़ेगा। बाहर से खरीद के लाओगे तो बाहर से कितने का खरीदोगे? करंट मार्केट प्राइस पे खरीदोगे या रिप्लेसमेंट कॉस्ट? CMP का मतलब करंट मार्केट प्राइस या RC का मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? रेलिवेंट कॉस्ट। फिर जो मटेरियल आपको चाहिए वो आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है। जब आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है तो आपने दो सवाल फिर पूछने हैं। क्या वो रेगुलर यूज होता है हमारे पास? अगर रेगुलर यूज होता है या रेगुलर यूज नहीं होता। पहला सवाल, रेगुलर यूज होता है, हाँ अगर रेगुलर यूज होता है और हमने यहाँ से उठा के इस्तेमाल कर लिया तो इसकी जगह हमें ला के रखना पड़ेगा, और अगर हमें ला के रखना पड़ेगा तो हमें मार्केट से खरीदना पड़ेगा। मार्केट से खरीदेंगे किस चीज पे? वही करंट मार्केट प्राइस पे या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? रेलिवेंट कॉस्ट। और हमारे रेगुलर यूज का नहीं है, रेगुलर यूज का नहीं है तो फिर भाई तुमने उसको सजा के क्यों रखा हुआ है? हमने कहा कि हम तो उसको स्क्रैप करने लगे थे, उसकी स्क्रैप वैल्यू एग्जिस्ट करती है। फिर अपने आप से पूछ लेना कि भाई उसकी स्क्रैप वैल्यू यस है पड़ी या उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है। ये केस नंबर 3 है, स्क्रैप वैल्यू नहीं है। ऐसा मटेरियल हो जो स्टॉक के अंदर हो, रेगुलर यूज का भी ना हो और उसकी स्क्रैप वैल्यू भी ना हो। तो अभी हमने लास्ट केस यही पढ़ा था ना। तो हमने कहा कि जो हमारे मटेरियल हमारे पास पड़ा है उसकी स्क्रैप वैल्यू है या नहीं है। तो अगर जवाब आया उसकी स्क्रैप वैल्यू है तो हम बस उसको बेचने वाले थे, तो स्क्रैप वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी? रेलिवेंट कॉस्ट। तो भाई जिसकी स्क्रैप वैल्यू ही नहीं है या वो कोई हार्मफुल मटीरियल है, तो अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, आप उसको बेचने वाले नहीं थे किसी, तो उसको कोई डिस्पोजल कॉस्ट होगी भाई, आपको कोई पैसे देने पड़ेंगे उसको ज़ाया करने के लिए। तो अब जो डिस्पोजल कॉस्ट है वो आपकी डिस्पोजल कॉस्ट चेंज हो जाएगी और वो क्या बन जाएगी? डिस्पोजल की सेविंग। तो जो डिस्पोजल की सेविंग होगी वो आपकी क्या होगी? रेलिवेंट कॉस्ट। कि भाई आपको इतना खर्चा अब नहीं करना पड़ेगा। खर्चे का ना करना भी आपका समझ लो एक किस्म की, जैसे एग्जांपल देके बता दी। तो इस तरीके से आपने डायग्राम बना के याद रखना। चलो इसको मैं यहाँ सेव रहने देता हूँ याद। समझ आइए बात? आज के लिए है ना सैटरडे। आज के लिए बस यही कर लो जी। जी जी। चलो ठीक, ये याद करना है आपने, और इसके ऊपर मैं आपको सवाल दे दूंगा, आपने सवाल कर लेने, ठीक है? ओके, अभी वो पिछले ही रहते हैं उसके FA2 के, उसके अभी 10 ही होना यार। खोती के बच्चे सीधे तो होते पढ़ना पड़ेगा। सीधा सीधा ठीक है, ओके, अल्लाह।